भारत निर्वाचन आयोग जैसे हमारी तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैसे ही भारत निर्वाचन आयोग है। इसके जिम्मे है कि चुनाव करवाना, लोकतंत्र में चुनाव करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, संस्था है, और यह रेफरी की भूमिका में रहता है, पंच की भूमिका में रहता है। ये जितना ही निर्विवाद रहेगा, जितना ही अपना स्वतंत्र रहेगा, उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र होगा। आगे बढ़े डॉक्टर सुनील। डॉक्टर गिरीश, इस बार तो बहुत गंभीर आरोप है। अब तक तो अपना जो भी आरोप लगता रहा है, और हमारे निर्वाचन आयोग बेहयाई के साथ उसका जी माखौल उड़ाने का काम करते रहे। तो आप इस प्रक्रिया को, इस हालत में आप चुनाव आयोग को और ये जो संवैधानिक संस्था है, ये स्वायत्त शासी संस्था है, आप उसके अस्तित्व को किस तरीके से देखते हैं? कितनी चोट पहुंची है उसको? मेरे विचार से तिवारी जी, हम शाखाओं पर चर्चा कर रहे हैं, और जबकि चर्चा जड़ पे होनी चाहिए। हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी समझनी होगी। उनका दर्शन है, जो भी उनके फायदे का है, उसे वो एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक ही व्यक्ति का आधिपत्य निर्वाचन आयोग में, एक ही पार्टी के मनोनुकूल चीफ जस्टिस, ये सारी चीजें जब वो कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि मोनोलिथिक पॉलिटिकल सेटअप बनाया जाए और शासन तंत्र को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में रखा जाए, तो उसके लिए उन्होंने सारी संस्थाओं को अपहरण, उनके अधिकारों को, उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी स्वायत्तता को, उसका अपहरण कर लिया है और अपना गुलाम बना दिया है। और गुलाम तो पूंछ भी हिलाता है, और गुलाम अपने मास्टर की सेवा भी करता है। तो आज चुनाव आयोग कर रहा है। तो आप इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? ऐसी हालत में क्या देश में लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र हो सकता है? हमारी चुनाव प्रक्रिया स्वस्थ तरीके से संचालित हो पाएगी? पिछले दिनों एलन मस्क ने, जो अमेरिका के एक टेक्नोक्रेट हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया था और एक्स पर बहुत डिटेल में लिखा था। न केवल भारत के इलेक्शन की प्रक्रिया पर बात की थी, बल्कि उन्होंने अमेरिका में जहां जहां ईवीएम इस्तेमाल हो रही है उस पर भी सवाल उठाया था। तो उनका ये कहना था कि दो चीजों में गड़बड़ है, एक तो ईवीएम में, और एक जो पत्राचार के माध्यम से, डाक के माध्यम से जो बैलेट पेपर मंगाए जाते हैं, उसमें भी गड़बड़ है। और पिछले कई चुनावों से हम ये देख रहे हैं कि जब डाक से आए हुए मतपत्रों को गिना जाता है, उसमें हेरफेर हो जाती है और हारता हुआ कैंडिडेट जीत जाता है। मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो है हरियाणा का चुनाव। हरियाणा के चुनाव में जब ईवीएम इस्तेमाल हुआ, तो जहां बैटरी 90% थी, उन सारी जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, और जहां 60-70% ईवीएम मशीन में बैटरी थी, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को या आजाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली। तो सवाल यह है कि पूरे दिन एक मशीन अगर इस्तेमाल होती है, तो क्या उसकी बैटरी बिल्कुल भी काम में नहीं आएगी? क्या उसकी बैटरी बिल्कुल खर्च नहीं होगी? तो ये क्या मामला है? ये क्या गोरख धंधा है? आज तक इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 118 जगहों पर एवरेज 25,000 वोट, जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पूरा होने के बाद दिया था, और उसके बाद जो दूसरा आंकड़ा दिया, एवरेज 25,000 वोट हर सीट पर बढ़ा दिए गए, जिसके नतीजे में 102 सीटें, उन 118 सीटों में से 102 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। तो इलेक्शन में जिस तरह से धांधली हो रही है, जिस तरह मैनेजमेंट हो रहा है, जिस तरह ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है,
मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि पूरी दुनिया में ईवीएम को धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया उससे अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रही है, आजाद होने की कोशिश कर रही है, तो हम क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? ये होता था कि उनके हिसाब से अपना उनकी घोषणाएं हो जाता था, अपना सभा वभा लग जाती थी, सब हो जाता था, सब अपना करता था, वो मिला खेल होता था। लेकिन ये तो अब तो खुल करके उसका जो तो इलेक्शन सेल खुल गया है भाजपा के अंदर, और उस तरीके से काम कर रहा है आपका निर्वाचन आयोग। जी तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पिछले काफी देर से चल रहा है, अलग अलग फॉर्म में चल रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है। आपने हमारे चंडीगढ़ की एग्जांपल दी है। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति जो इस सारे उसमें इन्वॉल्व था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडाइट किया है, वो व्यक्ति धड़ल्ले से कॉरपोरेशन के मेंबरशिप भी वहां पर मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा है, और वहां पर मुखर होकर के बोल भी रहा है खूब दबा करके। पीछे भी कुछ उसकी फोटोज ऐसी आई जैसे बिल्कुल बदमाशों की तरह। और एक और चीज है कि असल में बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, और वो चेक्स एंड बैलेंसेस डेमोक्रेसी को कायम रखते हैं। कई जगह पर लिखित रूप में है, जैसे कि अमेरिका है, कई जगह के ऊपर जो है वो अंडरस्टूड होते हैं। हमारे संविधान में भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ये खत्म हो गए हैं। डेमोक्रेसी तब काम करती है अगर सारी सत्ता, सारी पावर की चाबियां जो है वो एक जगह एकत्रित ना हो, बल्कि अलग अलग जगह पे रहें, ताकि एक दूसरे को देखा जाए कि कौन अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी वही है, लेजिस्लेचर भी वही है, जुडिशरी भी वही है। और अगर ऐसा होता है तो उसको लोकतंत्र नहीं कहते, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। और एक तरह से ये डिक्टेटरशिप का सामना हम सब लोग कर रहे हैं। और उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी होती है, वो धीरे धीरे करके ध्वस्त हो रही है। और आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसमें से एक है। हम चलते हैं धनंजय शिंदे जी के पास। शिंदे साहब, आप तो ईवीएम पर इतना लंबा आंदोलन चला रहे हैं, और आप आम आदमी पार्टी के आप एक जिम्मेदार आप उसके नेता भी हैं, आप उसके पदाधिकारी हैं। जो चीजें आ रही हैं, जो अब तक चीजें खुल के आ रही थी कि सारी धांधली हुई, और किस तरीके से खुलेआम आंख में धूल झोंका जा रहा है, और अब तो आपके संजय जी ने कह दिया कि कल से अपना चुनाव प्रचार पर विधिवत अपना उतरेगा। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है, दिल्ली में आपकी सरकार बन पाएगी? जरूर। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है, और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बौखला गए हैं। और आप देख रहे हो कि वो प्रचार कैसे कर रहे हैं, तो मतलब गाली गलौज करके प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी का नाम भी बदल दिया है, हम उनको गाली गलौज पार्टी बोलते हैं। तो भाजपा बौखला गई है, भाजपा के नेता बौखला गए हैं। भाजपा की जो आईटी सेल जिसे कहा जाता है, जो जहर फैलाने की कोशिश करती है, भाजपा की आईटी सेल बौखला गई है। और साथ साथ में भी हम कल तक चुनाव आयोग को चुनाव आयोग कहते थे, क्योंकि जैसे डॉक्टर सुनीलम जी ने कहा, यूपी का चुनाव हो या 2014 से जितने भी चुनाव हुए हैं, 2014 का लोकसभा का चुनाव, बाद में अलग अलग राज्यों का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, और अभी का भी 2024 का भी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इस डोमेन में काम करने वाला कार्यकर्ता के तौर पे हमारा स्पष्ट इल्जाम है कि 2014 का चुनाव और उसके बाद में जितने भी चुनाव हुए, सभी चुनावों में धांधलियां हुई है। धांधलियां बहुत ही सौम्य शब्द है, मैं तो कहूंगा कि चोरी की गई है। और चुनाव आयोग जो भारत के संविधान का 324 से लेके 329 जो कलम है, उसमें चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बताई गई है। चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व जो है इस देश के जनता के प्रति है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, उनकी सैलरी हम देते हैं, जनता देती है इस देश की। चुनाव प्रक्रिया इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, उनकी सैलरी देश की जनता देती है, वो जनता के नौकर है।
और जब हमारा नौकर जब बदतमीजी से काम करेगा तो हम क्या करते हैं उसमें? घर का जो नौकर होगा उसको तो हम उनको 4 शब्द सुनाते हैं या हम उसको जॉब से निकाल देते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राजीव कुमार जी और चुनाव आयोग जो है उनके ऊपर महाभियोग चलाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इसमें? आम आदमी क्या कर सकता है? आम और नागरिक क्या कर सकता है? पहली चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, अभी जो 6 महीने पहले चुनाव हुए मई में लोकसभा के, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मैच फिक्स करके जितवाए गए हैं। तो अपने नौकर ने बहुत बड़ी गद्दारी की है मालिक के साथ में। संजय जी तो कह रहे हैं कि ये निर्वाचन आयोग अब उनका बाकायदे सेल बन के, और हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब चुनाव की जरूरतें नहीं पड़ेगी। निर्वाचन आयोग से सर्टिफिकेट डायरेक्ट आ जाएगा कि इतने इतने लोग निर्वाचित होकर के घोषित हो गए। अब क्या हम लोग वह दिन भी आने वाला है? और उसके पहले ये जो राजनीतिक दलों का अपना संकट है, खास करके जो तथाकथित इंडिया गठबंधन बना था, जिसके अंदर अपने गिरीश जी के साथ भी है और अपना तमाम लोग अलग अलग दल, क्या इसमें एकजुट होकर के कुछ संघर्ष की में ये भूमिका बन पाएगी? आप क्या देखते हैं? जो चुनाव आयोग का मामला है, ये किसी कोई पॉलिटिकल मामला नहीं। देखिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग को और दूसरी संस्थाओं को पिंजरे का तोता बनाया और इसको तो बहुत खास तौर पर बनाया। इसके लिए उसने ये किया कि इसके गठन में जो चीफ जस्टिस थे उनको निकाल के बाहर कर दिया, और फिर ये कि अब अपनी मर्जी के लोग आएंगे, और अगर बीच में उनकी कहीं अंतरात्मा जागे तो उसके लिए भी लाहौती साहब को इन्होंने सजा देके जो है वो ये बता दिया कि देखो, अगर तुम जो है वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो हम जो है वो आपको के ऊपर ईडी भेज देंगे। इसलिए कि जिस दिन लाहौती साहब ने डिसएग्रीमेंट किया उसी दिन उनकी बीवी का अकाउंट चेक होने लगा, और उसके बाद फिर जो है वो उनको विदेश में भेज दिया गया, और जो दूसरे लोग इनकी चाकरी करते हैं, इनके आगे दुम हिलाते हैं, उनको गवर्नर बना दिया गया। तो एक खास प्लानिंग के तहत जो है वो चुनाव आयोग को इस तरह से बनाया गया है, और अगर आप एक पिंजरे के तोते को ठीक ठाक प्रैक्टिस देंगे तो फिर वो मिट्ठू मियाँ ही करेगा, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। अब एक सवाल ये है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी के पास आरएसएस है, 100 साल का तजर्बा है आरएसएस को, बीजेपी के पास इतने सारे लोग हैं, इतनी विचारधारा है, और मोदी जैसा कैरिस्मेटिक लीडर है, और सारा मीडिया है। तो इसके बावजूद इनको जो है वो चुनाव आयोग को तोते का पिंजरा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल हमको सोचना चाहिए, और इसी में हमारे लिए जो है वो उम्मीद की किरण। देखिए, जो टीम मजबूत होती है उसको कभी भी अंपायर को अपने साथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही टीम अंपायर को या रेफरी को अपने साथ मिलाती है जिसको ये लगता है कि हमारे जीतने की फेयर गेम में हम नहीं जीत सकते। अगर अंपायर जो है वो निष्पक्ष होगा तो हम मैच हार जाएंगे। तो बीजेपी आज तक जानती है कि उसके अंदर फेयर इलेक्शन जीतने की ताकत नहीं है। आज भी उसके पास इस मुल्क के लोगों का जन समर्थन नहीं है, और वो सीधे सीधे मुकाबला करके नहीं जीत सकती। इसलिए उसको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको कि हम 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जरिए से चीटिंग करवाने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि ये जो लोग हैं, जो बीजेपी जिनसे डरती है, और बीजेपी को जिनसे ये अंदेशा है कि ये लोग हमको सत्ता से निकाल देंगे और हम सत्ता से निकलेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए कि हमने ऐसे ऐसे कारनामे करके रखे हुए हैं, तो अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए और सत्ता का उपभोग करने के लिए उनको ये सारे पिंजरे के तोतों की जरूरत पड़ती है, और ये पिंजरे के तोते उन्होंने पाले हुए हैं और इनको जो है वो काम ले रही है। अब हमको जो सिविल सोसाइटी है या जो राजनीतिक पक्ष हैं,
उनका काम मेरे ख्याल में ये है कि ये जो जन समर्थन है बीजेपी के खिलाफ, इसको एक लहर बनाए, इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, इसलिए कि चुनाव आयोग की चीटिंग की एक लिमिट, मैं ऐसा समझता हूं कि वो एकदम से 10% को 90% नहीं कर सकता, 40% को 45% कर सकता है, 45% को 50% कर सकता है। लेकिन अगर जो ये जनता है, देश की जनता, अगर वो ये फैसला कर ले कि हम बीजेपी को जो है वो 20% से ज्यादा वोट नहीं देंगे, तो फिर ये चुनाव आयोग उल्टा लटक जाए और बीजेपी और आरएसएस जो मर्जी है कर ले, इनको सत्ता से जाना पड़ेगा। तो काम करने की जरूरत है जनता में, जनता को इनका सही चेहरा बताने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि भाई ये लोग आपकी समस्याओं को हल नहीं करते, ये लोग आपको जो है वो कभी राम मंदिर के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं, कभी जो है वो कुंभ मेला के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं, और जो वादे करके ये आए थे, बेरोजगारी दूर करने के वादा या महंगाई दूर करने का वादा या अच्छे दिन लाने का वादा, ये इसमें पूरी तरह से विफल हो गए। इसलिए आपको इनकी छुट्टी कर देनी चाहिए जब तक कि जी देश की जनता बड़े पैमाने पर, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क अगर होगा तो फिर ये लोग जो है वो चीटिंग करके, मैनिपुलेशन करके जो है वो जी सर। इलेक्शन के नतीजे को प्रभावित कर सकेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, और हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों पर बहुत बड़ा फर्क हो गया, और उस बड़े फर्क को चुनाव आयोग और डीएम को फोन करना और बाकी सारे खेल 90% चार्जी की बात कर रहे थे गजाली साहब, वो सब कुछ काम नहीं। तो मैं जी समझता हूँ कि चूंकि ये सरकार जो है वो जनता के समर्थन से आती है, इसलिए जनता में ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेदारी पैदा करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। और अगर इस काम को सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल करने में कामयाब हो गए, तो ये सारे इनके जो खेल हैं ये फेल हो जाएंगे।